चलिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर की 4th यूनिट के क्वेश्चंस अपन एक बार देख लेते हैं। हमारे सामने कुछ छोटा मोटा मिसप्रिंट है, वो मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। फर्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन क्या कहता है कि स्टेबिलिटी जो है वो वापस अपने आप आ जाती है। जैसे इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, वापस लेवल आ जाता है। प्राइजेस कम होते हैं, यानी रिसेशनरी में अगर प्राइसेस कम होते हैं तो वापस आ जाता है, और इनबिल्ट मैकेनिज्म वो काम करता है। जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन अकर्स थ्रू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस। यहाँ हम लोगों ने दो एस्पेक्ट लिए थे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम पे तो हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह लिया था, और एक टैक्सेस में हम लोगों ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लिया था, वो आप देख लेना। हाउ डू बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स कॉम्बैट डिमांड पुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो हमने समझा था कि जब इन्फ्लेशन आएगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस के कारण टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा पैसा लीकेज में जाएगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफर पेमेंट चला जाएगा टेक्निकली, और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। सबके पास काम है, ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट का जो भी ट्रांसफर पेमेंट आते थे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह के नाम पर, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम वो रिड्यूस हो जाएगी। वो ज़्यादा ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट से कम ले रहे हैं। जब ट्रांसफर पेमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा डिस्पोजेबल इनकम पर, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी, और उस कारण से हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर अपने आप दूर हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। रिसेशनरी गैप क्या होता है, डायग्राम बना के समझा सकते हो, जहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले इक्विलिब्रियम आ रहा हो। पंप प्राइमिंग और कंपनसेटरी स्पेंडिंग क्या होता है। पंप प्राइमिंग मतलब किक स्टार्ट करना, और कंपनसेटरी मतलब प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट कर रही है, और वहाँ पे गवर्नमेंट किक स्टार्ट कर रही है। एक धक्का तो दें, एक बार पुश तो करें इकोनॉमी को, फिर इकोनॉमी आगे चलेगी। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का यूज़ होता है। गवर्नमेंट टैक्स और रिवार्ड्स के थ्रू इकोनॉमी को मैनेज करती है, सब्सिडीज़ वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह देती है, तो वो सब चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग रन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन 1 यहाँ आना चाहिए था, वो आया नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स कैन बी सॉल्व थ्रू द यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी, डू यू एग्री, जस्टिफाई। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन को लेकर जो फिस्कल पॉलिसी का पूरा एस्पेक्ट है, जो पूरा डिटेल था हमारा, वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ये वाला। ड्यूरिंग डिफ्लेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये क्लासिकल वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि फिस्कल पॉलिसी नहीं है, और फिर वापस ये वाला पूरा एस्पेक्ट, ये वाला पूरा एस्पेक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, क्लासिकल वाला नहीं लिखेंगे, फिस्कल पॉलिसी पूछा है ना, फिस्कल पॉलिसी में क्लासिकल नहीं आते। क्लासिकल तो कहते थे फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है, उतना लिखोगे तो आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा लिखने का मिसप्रिंट है, अपन देख लेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ एक्स कंट्री an underdeveloped economy having a severe problem of unemployment of labor, unemployment की बहुत दिक्कत है इस कंट्री के अंदर, और embark on a massive development program, वो कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। It has recognized the imminent need for boosting up investments to take the country to a higher than average growth। जो परमानेंटली एवरेज ग्रोथ चला आ रहा है, उससे हायर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। इन्वाइटेड टेंडर्स फॉर द ह्यूज नेटवर्क ऑफ हाईवे सोलर एनर्जी जनरेशन, यानी गवर्नमेंट हाईवेज के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट इनमें होने वाला, उसके लिए गवर्नमेंट टेंडर्स मंगाए हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स खोलेगी गवर्नमेंट, बहुत सारे, कि भैया बच्चे पढ़ें और स्किल्ड लेबर इकोनॉमी में अवेलेबल हो। रिसर्च जनरेट्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, पैसा प्रोवाइड कराएगी यूनिवर्सिटीज़ को और प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, कि वहाँ और रिसर्च हो और नई नई चीज़ें हम सीख पाएँ। अनाउंस्ड ए नंबर ऑफ फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम्स फॉर ऑल, बहुत सारे फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। ऑल सिटीजन अश्योर्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी, सबको सोशल सिक्योरिटी दी कि आपके अगर कभी फिजिकली चैलेंज हो जाओगे तो गवर्नमेंट आपको दाल रोटी देगी, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट संभालेगी। इंक्रीज इन पेमेंट्स अंडर एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो उससे भी सरकार ने पेमेंट बढ़ाए हैं। और टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी लोगों की, जिससे लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और ज़्यादा खर्च कर पाएँ।
इंस्टीट्यूट प्रोग्रेसिव टैक्सेस विथ हाई मार्जिनल रेट्स, इंक्रीज कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी जो कंपनीज है उनके लिए टैक्स रेट्स बढ़ा दी और प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया कि गरीबों के लिए टैक्स कम हो, लेकिन जो हायर टैक्सेस है उन पे टैक्स रेट्स काफ़ी हाई कर दी। यानी मान लो 5 लाख तक टैक्स नहीं है, 10 लाख तक 5% टैक्स है, 20 लाख तक 8% टैक्स है, 30 लाख के बाद फिर सीधा 20%, 25-30% टैक्स है, तो अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया। अब इस पे ये 4 क्वेश्चंस हैं बेसिकली इससे जुड़े हुए, रिलेटेड क्वेश्चंस है जिस पे आपको अपने कमेंट्स लिखने हैं। पहला, very soon prices starts spiraling and there was general unrest among the people, especially the poor। बोले प्राइसेस बहुत बढ़ने लग जाएगी। स्पायरलिंग होना मतलब एक चीज़ की प्राइस से दूसरा बढ़ना, दूसरे से तीसरा प्राइस बढ़ना, प्राइस से प्राइस बढ़ना, प्राइस स्पायरलिंग होने लग जाएगी, जिससे गरीब ज़्यादा परेशान होगा। आपको लिखना है फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने के लिए। डिमांड को बढ़ाने के लिए जब फिस्कल पॉलिसी होती है तो वहाँ पर इंजेक्शन के कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस लेवल बढ़ता है और उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर भी फोकस करना पड़ेगा ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है। और गवर्नमेंट ने किया भी है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम फ्री में लोगों को एजुकेशन देंगे, हम फ्री हेल्थ केयर देंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है ये ग्रोथ के साथ साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी है, इनकम इक्वलिटी की भी है। तो इससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट इन लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा तो जो अभी तक अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा, उनकी इनकम शुरू हो जाएगी, तो गरीब वैसे भी गरीबी से बाहर निकल आएगा। ये सारी बातें हमको यहाँ लिखनी है। सेकेंड, यहाँ हमको बोला एनालाइज ईच ऑफ द अबव मेजर्स फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी पर्सपेक्टिव। आप सबको एनालाइज करो तो हम सिंपल लिखेंगे सबका अल्टीमेट टारगेट ये है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़े। ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी से कन्फ्लिक्ट करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्ट कर रहा है मोर मनी को, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाया जा रहा है, यानी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाकर अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का फोकस है। और थोड़ा सा फोकस है रिडिस्ट्रीब्यूशन पर भी कि जो गरीब आदमी है वो सफ़र ना करे, उसके ऊपर भी फोकस है। ये आपको एनालिसिस में लिखना है प्रॉपर्ली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या, छोटा सा मिसप्रिंट आंसर ऊपर नीचे स्टार्ट हो रहा है पॉइंट कहीं पर। Why did overall prices rises? ओवरऑल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो वो तो वापस वो बहुत सिंपल सी बात है कि भैया जब बहुत ज़्यादा एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एकदम से डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई उतना स्पीड से नहीं बढ़ पाती है तो वहाँ प्राइसेस बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ने एकदम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को इनिशिएट करने का काम किया है, जिससे एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई उतना स्पीड से नहीं बढ़ पाएगा एक बार, तो उस कारण से क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। ये कर्व ऊपर वाले पॉइंट पर है। यहाँ से थर्ड पॉइंट, नो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट सेट इन फिस्कल पॉलिसी। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को वापस अपनी जो एक्सपांशनरी पॉलिसी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए और डिमांड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए कि उसके पैरेलल सप्लाई भी जनरेट हो सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, what policies do you suggest to solve the problem of price rise? प्राइस राइज के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? हम सजेस्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। हम क्या सजेस्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये तो कुछ मिसप्रिंट ही है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का सजेशन देखिए हम डायग्राम बना देंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेमेडी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द अबव एग्जाम्पल सपोज दैट द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 5 बिलियन। ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल देखा उसमें मान लो नुमेरिकली 5 बिलियन का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है और हमारा MPC जो है वो मान लो 0.6 है। और बताओ गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर क्या होगा और इस मल्टीप्लायर के कारण 5 मिलियन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कितना आएगा। तो पहली बात तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे गवर्नमेंट के लिए, दोनों इंजेक्शन और जहाँ जहाँ इंजेक्शन होंगे वहीं फॉर्मूला लगेगा। हाँ, अगर 4 सेक्टर मॉडल है तो वो इंपोर्ट वाला नेगेटिव इंपैक्ट इस पे V से प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट से हम दिखाते हैं, वो अलग बात है। 1 / 1 - 0.6 दैट इज 1/0.4 एंड दिस इज 2.5, दिस इज 2.5। कितना आ गया मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। अब अगर 5 मिलियन का गवर्नमेंट सोच रही है और 2.5 का मल्टीप्लायर है तो 12.5 बिलियन का आपके GDP पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं या RTP MTP के क्वेश्चंस क्या हैं? डिस्क्राइब द मीनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्राउडिंग आउट हमारा लास्ट टॉपिक था, पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज आपको वहाँ उतारना है।
एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट के, हमने शुरू में देखे थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करने की कोशिश करना, प्राइस स्टेबिलिटी रहना, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल रह जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा रीजनेबल रह जाए, ये सारे पॉइंट हमने शुरू में देखे, फर्स्ट पेज पर ही थे। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, व्हाट मेजर्स अंडर दिस पॉलिसी आर टू बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट द इन्फ्लेशनरी गैप। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए होता है। इसमें 4 चीज़ें हैं, हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस को लेकर, बजट का सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा, और पब्लिक से जो बोरिंग गवर्नमेंट ने लिए, उन चारों को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो मेजर्स के रूप में आप लिख दो। आप और ज़्यादा क्वेश्चन हो तो प्रॉपर डायग्राम बना के आप पॉलिसी को और बता सकते हो। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एज इट इज सारे पॉइंट्स आपको कॉपी करने हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, वापस वही एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए होती है, और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या करती है, तो वही इन चारों चीज़ों को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर, टैक्स को लेकर, डायरेक्ट टैक्स को लेकर, पब्लिक डेट को लेकर और बजट के बैलेंस को लेकर, जो चारों बातें वो लिख दो। और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो जो लास्ट में डायग्राम दे रखा पॉलिसी का पूरा, वो कीन्स वाला डायग्राम भी बना दो। व्हाट शुड बी पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन, पब्लिक रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, यानी टैक्सेस वगैरह रिड्यूस करने चाहिए रिसेशन के समय लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए, और लोन लेकर, इकोनॉमी से नहीं, बाहर से लोन लेकर, इकोनॉमी से लोन लोगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई उल्टा कम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। बाहर से लोन लेकर इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़े, और एक तरीके से ये पंप प्राइमिंग का काम करे, एक किक मारे इकोनॉमी को, जिससे पूरी इकोनॉमी का साइकिल इंप्रूव हो जाए। ये हमारे क्वेश्चंस थे सेकेंड चैप्टर की 4th यूनिट के। फिर आगे मिलते हैं वापस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।